ये पूरे कारक हैं। कब उन्नत हो तो, समतल में हो तो, यहाँ लाल शाही में जो है सुर्खी कलम से यहाँ हेडिंग लिखा गया है, शीर्षक लिखा गया। अगर समुन्नत हो, यानी गुरु की जितनी समुन्नता की आवश्यकता है उतनी हो, तो ये पूरे कारक उनके लिए वर्तित होते हैं। मुष्टान्न भोजन प्रिय होते हैं, स्वीट्स, फ्राइज, रुचिकर, शुचिकर, स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं, मगर सीमा से पार नहीं होते हैं। ये है इनका स्वभाव। मुष्टान्न भोजन प्रिय तो है, स्वादिष्ट अगर भोजन नहीं हुआ तो चाहे तो उस दिन भूखा ही रहेगा, किंतु भोजन वो अच्छा हो तो ही, रुचिकर हो तो ही भोजन करते। मुष्टान्न भोजन प्रियता है। और उसके देखिएगा, पदवी होना नहीं, नीति, न्याय, पद्धति, औचित्य, जो कुछ बोलते हैं नीति होती है उसमें। हाँ, कभी कभी गौरवाधिक होने के कारण, कभी कभी थोड़ा गर्व भी कुछ अधिक होने के कारण उनके ध्वनि में कुछ अधिकार दिखाई पड़ने पर भी दूसरों का गौरव भी करते हैं, मगर उस यानी जोर से बोलने के पीछे नीति, न्याय, पद्धति, औचित्य भी रहता है। स्वयं गौरव चाहते हैं, दूसरों का गौरव करते भी हैं। इसके अतिरिक्त हो गया यहाँ पर भक्ति, मुष्टान्न प्रियता, और यानी हर प्रकार की प्रतिष्ठा चाहते हैं, प्रतिष्ठा से रहते हैं, दूसरों की प्रतिष्ठा चाहते हैं, और शास्त्र परिज्ञान भी। कोई न कोई एक शास्त्र पर इनकी अभिरुचि कुछ अधिक होती है, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, संख्या शास्त्र हो, उसके प्रति थोड़ी रुचि रहती है। यद्यपि उसमें पंडित नहीं हो सकते हैं, शास्त्र ही उनका मूलाधार नहीं बनता, वो मात्र ही उसकी जीविका नहीं बन सकती है, किंतु शास्त्रों के प्रति विश्वास करते हैं, ज्ञानी भी है। साथ ही साथ ऐसे शास्त्रों को, जिनको रहस्य शास्त्र बोलते हैं, वो भविष्य में ही सही दिखाई पड़ते हैं। फिजिकल साइंस जैसे भौतिक शास्त्र के अनुसार अभी उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, हम यथा तथ्य नहीं बता सकते, किंतु याद रखिए बंधु, भविष्य में इनकी कही हुई बातें, जो ज्योतिष लोग कहते हैं, जो शास्त्रज्ञ कहते हैं, जो सामुद्रिक लोग कहते हैं, जो संख्या शास्त्र बताने वाले कहते हैं, वो भविष्य में सही होकर रहेगा। इसलिए उस शास्त्र के प्रति विश्वास बराबर रखते हैं, थोड़ी रुचि भी लेते हैं। कुछ लोग हाँ शास्त्र भी सीखते हैं और भी अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, शास्त्र बोलने का भी प्रयत्न करते हैं। डराना उनका काम नहीं रहता, शास्त्र बताते हैं। कैसी भाषा में बताते हैं? अभय भाषा में। और उसके जो दोष हैं, दोष निवारण के लिए परिहार भी बताएं। उतने शांतिशील भी होते हैं। गौरव की हानि हो जाएगी तो शांतिशील की बात तो छोड़ दीजिए, ज़रा गुस्सा भी करते हैं। ये स्वभाव आने वाले भी होता है। इनके रूप में ही ज़रा अंतर दिखाई पड़ता है, गंभीर दिखाई पड़ता है, चालो चरण में, रहने में, बातचीत करने में, गौरव लेने में, गौरव देने में, उसकी मूर्ति ही कुछ गंभीर दिखाई पड़ती है। देखने से ही पता चलता, हाँ ये गुरु कारक व्यक्ति है, यानी गुरु ग्रह जातक है। तो किसी के जातक की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं? ये भी तो प्रश्न है हमारे लिए। जिनकी जन्म तिथि है, नक्षत्रों के आधार पर किस ग्रह के संबंधित व्यक्ति हैं, उसको लेकर हाँ फलाने नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और फलाने राशि में, राशि से संबंधित है, ये नक्षत्र जातक है, ये ग्रह जातक है, उस ग्रह को बताते हैं। मगर जिनकी जन्म तिथि नहीं है तो उनके बारे में क्या करते हैं? तो उनके बारे में भी बताने वाला शास्त्र है सामुद्रिक शास्त्र। ये कैसे पहचान सकते हैं? तो यहाँ हर पर्वत की ओर देखिएगा, कोई तो गुरु जातक होते हैं,
कोई शनि जातक होते हैं, सूर्य जातक होते हैं, बुध जातक होते हैं, कुज जातक होते हैं, चंद्र जातक होते हैं, शुक्र जातक होते हैं। और राहु केतु के वे जातक नहीं होते हैं, वो केवल छाया मात्र है। वो नक्षत्र के रूप में रह सकते हैं मगर एक राशि के रूप में, एक ग्रह के रूप में तो नहीं रह सकते। तो इसलिए इनको पहचाने कैसे हम? इन अंगुलियों के नीचे तो पर्वतों का स्थान हमें दिखाई पड़ता है, उनकी परिधियां दिखाई पड़ती है। इन परिधियों को गौर से देखेंगे, श्रद्धा के साथ देखेंगे, एक अवगाहन के साथ देखेंगे, एक पक्व अनुभव से देखेंगे, या बुढ़ापे के कारण देख नहीं सकते हैं तो दूरबीन को प्रयोग में लाइएगा। दूरबीन से देखने से पता चलता है कि एक जो ग्रह स्थान है, जो ग्रह सीमा है, ग्रह की दिशाएं जो हैं, केंद्र बिंदु में यानी एकदम बीच में नालिका रेखाएं बनी हुई है। नालिका रेखाएं तो सर्वे सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं, सभी ग्रहों के नीचे दिखाई पड़ते हैं। जहां चाहे वहीं अगर नालिका रेखाएं दिखाई पड़े तो ये ग्रह जातक करके नहीं बोल सकते, किंतु केंद्र भाग में जब वे अंकित रहते हैं तभी उस ग्रह के जातक यानी ग्रह के वाले बता सकते हैं। यानी कैसे रहते हैं ये, किस प्रकार रहते हैं ये नालिका रेखाएं। याद रखिए इस आकार में रहते हैं, यू। अगर ऐसा यहां एक खाली स्थान दिखाई पड़े, त्रिभुज जैसा दिखाई पड़े, एक रिक्त स्थान दिखाई पड़े, वो भी ग्रह सीमा के मध्य भाग में दिखाई पड़े, कुछ प्रश्नों को पूछकर हम बता सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति, ये जातक गुरु जातक है, ये व्यक्ति शनि जातक है। हाँ कभी कभी देखने पर भी पता नहीं चलता है कि कौन जातक। एक दो के प्रश्न पूछिएगा, क्या भैया आप रुचिकर भोजन बहुत चाहते हैं ना? हाँ। जो भी आपका भला हुआ पहले मंदिर चलते हैं ना? हाँ, टिक लगा लीजिए। पदवी, बाध्यताएं, अधिकार आपके हाथ में होता है ना, कहीं भी रहे अपनी ही बात चले, ये इच्छा होती है ना? हाँ भैया ठीक कहा आपने, कहेगा ही। ऐसे 4-5 प्रश्नों को पूछने से अगर हाँ में हाँ मिलाता है तो समझिए कि गुरु जातक है, गुरु ग्रह में उनका जन्म हुआ है। गुरु ग्रह में जन्म होना क्या है, शनि ग्रह में जन्म होना क्या है? ग्रह में जन्म लेते हैं थोड़े। बालक शिशु जब माता के गर्भ से सर्वप्रथम सिर बाहर निकलता है, एकदम नाजुक स्थान है सिर का बीच का भाग, वो जरा एकदम नाजुक, एकदम नाजुक। तो रात हो, दिन हो, सायंकाल हो, संध्या काल हो, कब भी हो, सभी समय सर्वे सर्वत्र ग्रह किरण तो चलते ही रहते हैं। चाहे प्रकृति सिद्ध प्रसूति क्यों न हो जाए, चाहे कृत्रिमता से क्यों न हो जाए। जैसे भी बालक का सिर बाहर आ गया माता के गर्भ से, कि अत्यंत नाजुक प्रांत, बहुत सुकुमार प्रांत है ये स्थान, तो उस समय केंद्रकृत जो ग्रह रहता है वो, और उसके निकट जो नक्षत्र दिखाई पड़ता वो, ये 2 किरणें एकदम यानी सुई, 2 सुइयों से एक इंजेक्शन देने से जितनी बाधा होती है, नोक सुइयों के समान कारक के किरण इनके इस नाजुक माथे से भीतर जाते हैं। तभी तो बच्चा रोना प्रारंभ करता है। किसी वैद्य के उस बालक को उल्टा करने से, या कोई नर्स उसे 2 ठोकने से, या कोई चिमटी देने से, या ऐसे गुड़बड़ से कुछ होता नहीं है। जब तक किरणें भीतर नहीं जाती हैं 2, तब तक बालक रोता ही नहीं है। तो इस तरह से रोना शुरू हो गया तो समझिए कि हाँ किरणें भीतर गई हैं, एक नक्षत्र का जातक बन गया, एक ग्रह का जातक बन गया। बस पंचांग को खोलते हैं बड़े लोग, हाँ पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है,
अश्विनी के नक्षत्र में हुआ है, न कृत्तिका के नक्षत्र। इस प्रकार नाना प्रकार के नक्षत्रों को बताते हुए ग्रह का भी परिचय देते हैं। जन्म कुंडली लिखे या न लिखे वो बात की बात है। अगर जन्म कुंडली जिनकी नहीं है, जिनकी जन्म तिथि नहीं है, वैसे लोगों के बारे में मैं बता रहा हूँ। केंद्र स्थान में ग्रह के यानी एकदम बीच के स्थान में अगर नालिका की रेखा उनका संगम दिखाई पड़े इस आकार में, तो समझिए कि उस ग्रह के जातक में व्यक्ति हो सकते हैं, होते भी हैं, हो सकने की बात नहीं है, वे ही ग्रह के होते हैं। जब ये ग्रह और नक्षत्र की किरणें, नक्षत्र भी एक ग्रह से संबंधित रखता ही है, ये दो किरणें जब भीतर जाती हैं तो रंध्र बनते ही दो, तो उन रंध्रों के द्वारा शेष जो 5 हैं ग्रह एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भीतर जाते हैं, अपने अपने स्थानों में स्थित हो जाते हैं। इसी के आधार पर तो बताते हैं लग्न कुंडली क्या है। नाना प्रकार की कुंडलियां बनाने वाले हैं, कोई चंद्रमान से लेते हैं, कोई सूर्यमान से लेते हैं, कोई 12 स्पत्यमान से लेते हैं। नाना प्रकार के पद्धतियों के द्वारा उनके जन्म नक्षत्र पता चलाने का प्रयत्न के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयत्न में सफल भी रहते हैं। मगर एक बात, अवगहन की आवश्यकता है, अनुभव की आवश्यकता है। बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से देखें। जब तक आप स्वयं संतृप्त न होंगे तब तक ये ग्रह जातक नहीं बताना चाहिए। यानी हमारे जो कथन है भविष्य के बारे में दोष भी हो सकता है, इसलिए हमें स्वयं, क्योंकि ये निशान लगाना है, अगर निशान गम गया खत्म, बाण दूसरी जगह लगता है। इस कारण उस तरह के निशान से, उस अनुभव से बताइए कि ये नक्षत्र जातक है, तो ये उन्नति की स्थिति में उन्नत रहने से ये पूरे कारक उनके जीवन में लागू रहते हैं। कब? थोड़ा ऊंच रहने से। किंतु ये बहुत उन्नत है समझे, बहुत ऊंचा है समझे, एक बड़े मांस पिंड के समान दिखाई पड़े, अन्य ग्रहों को डोमिनेट करते हुए बहुत इतना एक पहाड़ जैसा दिखाई पड़े हथेली के अनुसार, उस माप के अनुसार, तो समझिए यहाँ ग्रह कारकों का फल मिति में रहते हैं जब साधारण उन्नति में रहता है। अगर बहुत उन्नत रहे, मिति जाती है, अति का आरोपण होता है।